हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज मैं डिस्कस करूंगा फैलेसीज ऑफ ग्रामेटिकल एनालॉजी। ये पांचवा सब ग्रुप है और इसमें भी दो फैलेसीज हम देखेंगे। इसमें जो फैलेसी है उसका नाम है कॉम्पोजिशन और दूसरा है डिवीजन। डिवीजन से आप समझ सकते हो डिवाइड करना, और कॉम्पोजिशन का मतलब कलेक्शन करना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल से आप बेटर समझोगे। थोड़ा सा ये जो फैलेसी है हेस्टी जनरलाइजेशन से मिलती जुलती है, पर मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। थोड़ा सा डीप में ये कॉन्सेप्ट है, पर पहले आप समझो कि ये फैलेसी होती क्या है, और वो हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिखा है मैंने कि एवरी एटम इन द कप इज इनविजिबल। यानी कि अगर मैं एक चाय का कप लेता हूँ तो उसमें हर वो एक एटम से बना हुआ है, हमें पता है, कलेक्शन ऑफ एटम से बना हुआ है। तो एवरी एटम इन द कप इज इनविजिबल, ये तो हमें पता ही है। देयरफॉर द कप इज इनविजिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एटम को तो देख नहीं सकते बिकॉज इट इज़ इनविजिबल, बट देयरफॉर द कप इज़ ऑल्सो इनविजिबल। पर ऐसा तो नहीं है, हम कप को देख सकते हैं। आप समझ सकते हो कि क्या किस तरीके की फैलेसी है ये। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो कि आप देखोगे कि पार्ट्स के लिए थे और वो होल पे गए, इसलिए हमने इसे कॉम्पोजिशन बोला। मतलब जो चीज़ एक पार्ट के लिए थी, एक पर्टिकुलर एटम एक पार्ट है कप का, और ये हमारा एट्रीब्यूट था इनविजिबिलिटी वाला। तो यानी कि जो पार्ट्स की एट्रीब्यूशन थी वो कप पे भी हमने एक तरीके से जनरलाइज कर दी। इस तरीके के हम फैलेसीज को कॉम्पोजिशन बोलते हैं। पर यहाँ पर ये एक इलेजिटिमेटेड या इलेजिटिमेट ट्रांसफ़र बोल सकते हो आप, यानी कि गैर कानूनी हमने ट्रांसफ़र ऑफ एट्रीब्यूट किया। एक लेजिटिमेट ट्रांसफ़र क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिखा है ये एक लेजिटिमेट ट्रांसफ़र है। यानी कि एवरी एटम इन द कप हैज़ मास। यानी कि हर एटम जो कि जिससे कप बना है उसका कुछ वेट है या मास है। देयरफॉर द कप हैज़ मास। इसका मतलब हमने एक लेजिटिमेट ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्या था, मास जो था वो मेरा एट्रीब्यूट था जो एक पार्ट से चला और होल पे गया। ठीक है, आई होप इसको आप डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझोगे। ये एक नॉन फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, पर ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है। और ये कौन सी फैलेसी है? ये है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। जल्दी से मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी दिख जाए, थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आप ये देख सकते हो कि ये पार्ट्स थे, तो जो एट्रीब्यूट है वो पूरा का पूरा होल पे भी जाएगा, पूरा का पूरा होल पे भी जाता हुआ दिखेगा। यानी कि एट्रीब्यूट इज illegitimately ट्रांसफर्ड। कुछ ऐसा ही हमने हेस्टी जनरलाइजेशन में भी देखा था। वहाँ पर आपको याद होगा मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 100 में से एक आदमी इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो नेक्स्ट 100 में भी एक ही आदमी निकलेगा, ये हमने बोला था। और वो एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि नेक्स्ट 100 सैंपल में भी एक ही बंदा ऐसा निकलेगा जो इन्फेक्टेड होगा। उसके चांसेस बहुत कम थे, उस इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम थे। और मैंने बहुत जल्दी एक हेस्टी जनरेशन करके ये चीज़ बोल दी। सैंपल साइज बहुत छोटा था, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता था। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहुत ही सिमिलरिटी है दोनों चीज़ों में, लेकिन हमें समझना पड़ेंगे दो कॉन्सेप्ट। एक जनरल स्टेटमेंट होता है और एक होता है क्लास स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट वो होगा जहाँ पर एट्रीब्यूट जो होगा हमारा, यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट था ना, ये आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिवली जाएगा, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिवली जाएगा वहाँ पर हेस्टी जनरेशन होगा। लेकिन अगर ये कलेक्टिवली जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ, आपने देखा कि ये कलेक्टिवली गया, ये जो एट्रीब्यूट था इनविजिबिलिटी का हर एटम के साथ इनविजिबल हुआ, और फिर कलेक्टिवली अगर हम देखें तो कप के साथ भी हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 100 लोग थे, और हमें पता है कि अगर 100 लोग में से एक आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित था, और वो एक जनरल स्टेटमेंट कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एट्रीब्यूट। ये बात डिस्ट्रीब्यूट हुई नेक्स्ट 100 सैंपल्स के लिए। आप समझ सकते हो ना, यहाँ पर वो चीज़ कलेक्टिवली हुई है। ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, और कई बार ऐसी फैलेसीज मिलेंगी जहाँ पर हेस्टी जनरलाइजेशन से आप कंफ्यूज होगे कंपोजिशन में। पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पर कलेक्टिवली एट्रीब्यूट जाएगा, और जहाँ पर जनरल स्टेटमेंट होगा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होके वो एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा आपको।
बस ये एक दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जिसे हमें समझना होगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट फैलेसी हम बताएंगे आपको डिवीजन, जो इसका जस्ट ऑपोजिट है, और वहाँ पर भी आप देखोगे कि वो एक्सीडेंट से काफ़ी मिलती हुई है। एक्सीडेंट फैलेसी भी हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक फैलेसीज देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी सब दिया हुआ है मैंने कि कौन सी फैलेसी किस ग्रुप में आती है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाके लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखनी होगी। नेक्स्ट फैलेसी, सो दिस इज़ द फाइनल फैलेसी इन आवर लिस्ट, मतलब ये आखिरी फैलेसी होगी। हम 21 फैलेसीज कर चुके हैं और ये आज लास्ट फाइनल फैलेसी हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स आप देखोगे होल के लिए होंगे वो पार्ट्स पे भी हो जाएंगे, और ये हम बहुत जल्दबाजी में बोल देंगे इसीलिए वो फैलेशियस हो जाएगा, यानी इलेजिटिमेट ट्रांसफ़र ऑफ होल टू दी पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। सॉल्ट इज़ अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड, ये तो हमें पता है। NaCl यानी सॉल्ट इज़ अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड, हम खाते हैं खाने में डाल के। देयरफॉर इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन आर नॉन पॉइजनस। ये हमने बोला क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सॉल्ट इज़ अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड, यानी कि जो चीज़ होल के लिए है वो उसके पार्ट्स क्लोरीन और सोडियम के लिए भी लागू होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन और सोडियम इंडिविजुअल फॉर्म में दोनों ही टॉक्सिक होते हैं और इसको आप नॉन पॉइजनस नहीं बोल सकते हो, ये पॉइजनस होते हैं। तो यानी कि अगर हम किसी केमिकल कॉम्पोजिशन का यहाँ एग्जांपल ले रहे थे, यानी कि एक होल स्टेटमेंट आपने देखा, होल क्या था यहाँ पर? होल सॉल्ट है, इसके बाद नॉन पॉइजनस जो है ये एट्रीब्यूट है, और ये इलेजिटिमेट ट्रांसफ़र किया मैंने इसको इसके पार्ट्स के ऊपर। ऐसा ही एग्जांपल आप दूसरा भी देख सकते हो, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, इससे और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। एरोप्लेन वॉज मेड इन इंडिया, यानी कि एरोप्लेन को इंडिया में बनाया गया। देयरफॉर ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर मेड इन इंडिया, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स से वो बना वो भी मेड इन इंडिया थे। तो इस बात की गारंटी बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है बहुत से उसके स्पेयर पार्ट्स बाहर से भी इंडिजिनसली वो ना बना हुआ हो और इम्पोर्ट होके आए हों उनके कंपोनेंट्स। तो आप अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्पोजिशन बनेगा, बहुत ही ईजी बनेगा। यानी कि जो कुछ होल में था वो मैंने ट्रांसफ़र किया बहुत ही फास्ट, बिना सोचे समझे, पार्ट्स के लिए भी। ठीक है, ये मेरे पार्ट्स थे और मैंने एक इलेजिटिमेट ट्रांसफ़र किया एट्रीब्यूट्स का, ऑफ एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ द कॉम्पोजिशन। और यहाँ पर काफ़ी हद तक आप देखोगे कि अगर आपको जनरल और क्लास स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डिफरेंस बना सकते हो इसको एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट फैलेसी से। और आई होप आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अगर आप रिकैप करोगे तो और बेटर क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लेलिस्ट इज़ ऑलवेज रेडी, लॉजिकल रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे। प्लेलिस्ट में जा करके आप टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस डे बाय डे मैं उसमें अपलोड करता हूँ। कुछ शफलिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आपको सब कुछ मिलता रहेगा। इससे पहले मैंने उसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस डाली थी, नेक्स्ट मैं इस पर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आपको हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।